हेलो आरसी फैमिली, कैसे हो आप सभी। आरसी फैमिली का मतलब समझते हो? राम चतुर्वेदी फैमिली। बच्चों, आप राम चतुर्वेदी फैमिली के सदस्य हो, इसलिए आप लोगों को बहुत अच्छी पढ़ाई करनी है। और केमिस्ट्री सब्जेक्ट से तो बच्चों आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं डरना है, क्योंकि आप लोगों के साथ राम चतुर्वेदी सर है। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में मैं एक प्यारे से टॉपिक के बारे में डिस्कशन करूंगा, जिसका नाम है नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। बच्चों, आज के जो मेरे लेक्चर का टारगेट है वो ये टारगेट है कि मुझे आप लोगों को ये समझाना है कि नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। इसी टॉपिक को मुझे बिल्कुल कंप्लीट करवाना है। तो सभी बच्चे मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहना। जैसे ही मेरा लेक्चर कंप्लीट होगा वैसे ही ये टॉपिक आप लोगों के बहुत शानदार तरीका से समझ में आ जाएगा, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। अब देखो बच्चों, मैं एक बार फिर से आप लोगों के लिए बता देता हूं कि जो मैंने हेडिंग डाल रखी है उस हेडिंग का नाम है नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। अब देखो, सबसे पहले तो हम लोगों को यह पढ़ना है कि भाई नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। तो बच्चों, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, जिनका डिस्कशन इससे पहले वाले लेक्चरों में मैं कर चुका हूं। एक SN1 अभिक्रिया और दो SN2 अभिक्रिया। अब बच्चों, SN1 अभिक्रिया और SN2 अभिक्रियाओं के अंदर आप लोगों ने एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता के क्रम को देखा था। अब उस क्रियाशीलता के क्रम को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं उसके बारे में हम लोगों को डिस्कशन करना है। जैसे कि आप लोगों ने देखा था, जब मैंने आप लोगों को SN1 अभिक्रिया पढ़ाई थी तो वहां पर एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम हम लोगों ने क्या देखा था कि SN1 अभिक्रियाओं के प्रति जो एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम था वो ये था कि 3 डिग्री एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता सबसे ज्यादा थी, उससे कम 2 डिग्री एल्किल हैलाइडों की थी, उससे कम 1 डिग्री एल्किल हैलाइडों की थी, और मेथिल हैलाइड की क्रियाशीलता सबसे कम थी। अब यहां पर हम लोग ये समझेंगे कि भाई 3 डिग्री एल्किल हैलाइड में ऐसी क्या बात होती है जिसकी वजह से उसकी क्रियाशीलता सबसे ज्यादा होती है SN1 अभिक्रियाओं में, और 1 डिग्री एल्किल हैलाइडों के अंदर ऐसी क्या बात होती है जिसकी वजह से उसकी क्रियाशीलता SN1 अभिक्रियाओं के लिए सबसे कम होती है। इसको बच्चों कौन एक्सप्लेन करेंगे? ये दोनों कारक एक्सप्लेन करेंगे। फिर हम डिस्कशन करेंगे SN2 अभिक्रियाओं के प्रति एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम। तो SN2 अभिक्रिया में मैंने एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्या क्रम बताया था बच्चों? क्या जो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है उसकी क्रियाशीलता सबसे ज्यादा होती है, उससे कम 2 डिग्री एल्किल हैलाइड की होती है, उससे कम 3 डिग्री एल्किल हैलाइड की होती है। मतलब 3 डिग्री एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता SN2 अभिक्रियाओं के अंदर सबसे कम होती है। SN1 अभिक्रिया में सबसे ज्यादा क्रियाशीलता किसकी होती है? 3 डिग्री एल्किल हैलाइड की। और SN2 अभिक्रिया में सबसे ज्यादा क्रियाशीलता किसकी होती है? 1 डिग्री एल्किल हैलाइड की। मतलब जो एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम SN1 के अंदर होता है 3 2 1, वो बिल्कुल उल्टा हो जाता है SN2 अभिक्रिया में, क्योंकि SN2 अभिक्रिया में एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम होता है 1 2 3। अब ये क्रियाशीलता का क्रम क्यों परिवर्तित होता है? ज्यादा क्रियाशील है तो वो ज्यादा क्रियाशील क्यों है, कम क्रियाशील है तो वो कम क्रियाशील क्यों है, इसके बारे में बच्चों हम लोग डिस्कशन करेंगे। और इन्हीं को दो कारक प्रभावित करते हैं। SN1 और SN2 अभिक्रियाओं की जो क्रियाशीलता का क्रम है उसको दो कारक प्रभावित करेंगे। एक तो करेगा बच्चों प्रेरणिक प्रभाव और एक करेगा त्रिविम बाधा, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं स्टेरिक इफेक्ट। यहां पर लिख रखा मैंने स्टेरिक प्रभाव मतलब स्टेरिक इफेक्ट। ये दो कारक हैं जो SN1 और SN2 अभिक्रियाओं के प्रति एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता को प्रभावित करेंगे। तो एक काम करता हूं, सबसे पहले जो मैं डिस्कशन करूंगा बच्चों वो मैं प्रेरणिक प्रभाव के बारे में करूंगा। तो आप लोग बोर्ड पर देखते रहिए। सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करते हैं प्रेरणिक प्रभाव पर। तो देखो, प्रेरणिक प्रभाव किस तरीका से SN1 अभिक्रियाओं की क्रियाशीलता को प्रभावित करता है। तो देखिए बच्चों, हमारी पहली हेडिंग हो गई प्रेरणिक प्रभाव। अब सबसे पहले तो मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा बेसिक प्रेरणिक प्रभाव के बारे में बता देता हूं। बच्चों, प्रेरणिक प्रभाव दो प्रकार का होता है, एक तो प्लस आई प्रभाव होता है और एक माइनस आई प्रभाव होता है। ठीक है ना? ये जो प्रेरणिक प्रभाव है बच्चों दो प्रकार का होता है, एक तो प्लस आई प्रभाव होता है और एक होता है माइनस आई प्रभाव। ठीक है ना? प्लस आई प्रभाव और माइनस आई प्रभाव। अब यहां पर बात किन की हो रही है? एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम। तो यहां पर जो प्रेरणिक प्रभाव है ना, इसको समझने के लिए मैं यहां पर एक काम करता हूं, SN1 अभिक्रियाओं के प्रति एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता के क्रम को लिख देता हूं बढ़ते हुए क्रम में। तो बढ़ते हुए क्रम में लिखूंगा तो बच्चों सबसे कम क्रियाशील कौन होगा?
CH3Cl, मतलब हेलोजन की जगह पर मैं किसको ले रहा हूं, Cl को ले रहा हूं। कोई भी हेलोजन फैमिली का सदस्य ले सकते हो, मैंने क्लोरीन को ले लिया, ठीक है ना। इसकी क्रियाशीलता सबसे कम होती है SN1 अभिक्रियाओं के प्रति। इससे ज्यादा किसकी होती है बच्चों, इस वाली की होती है 1 डिग्री एल्किल हैलाइड की। ये तो कौन हो गया, मेथिल हैलाइड हो गया, ये आप लोगों का 1 डिग्री हैलाइड हो गया। उससे ज्यादा क्रियाशीलता किसकी होती है बच्चों, 2 डिग्री हैलाइड की, ठीक है ना। इससे ज्यादा क्रियाशीलता किसकी होती है, 2 डिग्री हैलाइड की। यहां पर लिख देता हूं मैं क्लोरीन को, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो क्रियाशील होगा वो होगा बच्चों 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, ठीक है ना। ये हो गया हम लोगों का 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। तो मैं लिख देता हूं ये हो गया बच्चों मेथिल क्लोराइड, मतलब मेथिल क्लोराइड हो गया। इसकी क्रियाशीलता सबसे कम होती है SN1 अभिक्रियाओं के प्रति। इससे ज्यादा किसकी होती है, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड की। लिख देता हूं 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, ठीक है ना। हैलाइड की जगह पर मैंने क्लोरीन को ले रखा है। इससे ज्यादा क्रियाशीलता किसकी होती है, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड की। किसकी होती है बच्चों, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड की, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड की। और सबसे ज्यादा जो क्रियाशीलता होती है बच्चों वो होती है 3 डिग्री एल्किल हैलाइड की। सबसे ज्यादा क्रियाशीलता किसकी होती है बच्चों, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड की। किसकी होती है, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड की। अब देखो आप लोग समझिए प्रेरणिक प्रभाव किस तरीका से SN1 अभिक्रियाओं की क्रियाशीलता को प्रभावित करता है। ये भी लिख देता हूं, ये जो ऑर्डर लिखा है बच्चों में मैंने लिखा है SN1 अभिक्रियाओं के प्रति, SN1 अभिक्रियाओं के प्रति, SN1 अभिक्रियाओं के प्रति एल्किल हैलाइडों की, एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम, क्रियाशीलता का क्रम। ये जो क्रम लिखा है बच्चों वो मैंने कौन सी अभिक्रियाओं के लिए लिखा है, SN1 अभिक्रियाओं के लिए। SN1 अभिक्रियाओं के लिए आप लोगों को पता है कि जो मेथिल हैलाइड है उसकी क्रियाशीलता सबसे कम होती है। उससे ज्यादा किसकी होती है, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड की। उससे ज्यादा किसकी होती है, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड की। और 3 डिग्री एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता सबसे ज्यादा होती है SN1 अभिक्रियाओं के प्रति। अब हम लोगों को यह चीज समझनी है कि भाई 3 डिग्री एल्किल हैलाइड में ऐसी क्या बात होती है जिसकी वजह से उसकी क्रियाशीलता सबसे ज्यादा होती है, और ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड या मेथिल हैलाइड के अंदर ऐसी क्या बात होती है जिसकी वजह से उसकी क्रियाशीलता सबसे कम होती है SN1 अभिक्रियाओं के प्रति। तो यहां पर जो कारक इसको प्रभावित कर रहा है बच्चों वो कर रहा है प्रेरणिक प्रभाव। क्योंकि हम लोग अच्छी तरीका से जानते हैं कि जो एल्किल समूह होता है उसका कौन सा प्रभाव होता है बच्चों, +I प्रभाव होता है। एल्किल समूह का मतलब ये मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, ये सबके सब बच्चों कौन होते हैं, एल्किल समूह होते हैं। और इन एल्किल समूह का कौन सा इफेक्ट होता है, +I इफेक्ट होता है, मतलब धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव होता है। +I प्रभाव को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव। यहाँ पर -I की तो कोई बात नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर बात बच्चों होगी किसकी, +I प्रभाव की। +I प्रभाव को हम बोलते हैं धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव। अब ये धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव किस तरीका से SN1 अभिक्रियाओं के प्रति एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता को प्रभावित कर रहा है, इस कॉन्सेप्ट को बच्चों हम लोगों को समझना है। तो देखो बच्चों अभी मैंने आप लोगों से एक बात बोली है, और वो बात क्या बोली है कि जो एल्किल समूह होते हैं उन एल्किल समूह का कौन सा प्रभाव होता है, +I प्रभाव होता है, ठीक है ना। जो एल्किल समूह होते हैं उनका क्या होता है, +I प्रभाव। और इन एल्किल समूहों की संख्या जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे +I प्रभाव बढ़ेगा। जैसे जैसे एल्किल समूह का साइज बढ़ेगा वैसे भी +I प्रभाव बढ़ेगा। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि इन चारों हैलाइडों के अंदर, इन चारों एल्किल हैलाइडों के अंदर सबसे ज्यादा एल्किल समूह किसके पास में, इसके पास में, ठीक है ना। मैं साइड से ले लेता हूं। देखो बच्चों ये आप लोगों को कौन है, मेथिल, इसका कौन सा इफेक्ट होता है, +I प्रभाव, ठीक है ना। इसके पास में कितना कार्बन है, 1 कार्बन। अब देखो इस +I इफेक्ट की तुलना में इसका ज्यादा होगा, क्योंकि आप लोगों को पता है एथिल समूह मेथिल समूह से क्या होता है, बड़ा होता है। तो कॉमन सी बात है जो एथिल समूह है उसका +I प्रभाव मेथिल समूह से ज्यादा होगा, क्योंकि इसके पास में तो 1 ही कार्बन है और इसके पास में कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। तो इस मेथिल समूह की तुलना में जो एथिल समूह है ना उसका +I प्रभाव ज्यादा होगा, क्योंकि ज्यादा कार्बन है, बड़ा एल्किल समूह है, और जितना बड़ा एल्किल समूह होगा उसका +I प्रभाव उतना ही ज्यादा होगा। चलो ठीक है। अब यहां पर देखो, यहां पर कितने +I प्रभाव है, 2। ये मेथिल का भी +I प्रभाव है और इस मेथिल का भी +I प्रभाव है। बात समझ में आ गई। और यहां पर कितने +I प्रभाव लग रहे हैं बच्चों, 3 +I प्रभाव लग रहे हैं। इस मेथिल का भी +I प्रभाव लग रहा है,
इस मेथिल का भी प्लस आई प्रभाव लग रहा है बच्चों, इस मेथिल का भी प्लस आई प्रभाव लग रहा है। मतलब ये हुआ कि सबसे ज्यादा प्लस आई प्रभाव किसका लग रहा है, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड का। तो सबसे ज्यादा प्लस आई प्रभाव 3 डिग्री एल्किल हैलाइड का होने के कारण यहाँ पर जो सबसे ज्यादा क्रियाशीलता होगी SN1 अभिक्रियाओं के लिए वो किसकी होती है, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड की। क्यों? क्योंकि इसके पास में सबसे ज्यादा प्लस आई प्रभाव है, ठीक है ना। उससे कम किसके पास में, इसके पास में कितने प्लस आई प्रभाव है, 2 प्लस आई प्रभाव है। तो इसकी तुलना में इसकी क्रियाशीलता थोड़ी कम होगी क्योंकि प्लस आई प्रभाव घट गया आप लोगों का। यहां पर क्या है, एक ही प्लस आई प्रभाव है। अरे भाई जो एथिल समूह है उसका प्लस आई प्रभाव होता है, तो यहां पर इसकी तुलना में जो प्लस आई प्रभाव है घट गया तो क्रियाशीलता भी घट गई। और यदि बात मैं इस एथिल और मेथिल की करूं तो मेथिल के पास में एक ही कार्बन है, तो इसकी तुलना में इसका प्लस आई प्रभाव और भी कम हो गया। तो आप लोगों ने गौर से यहां पर इस ऑर्डर के अंदर एक चीज देखी होगी कि जैसे जैसे प्लस आई प्रभाव बढ़ा है वैसे वैसे SN1 अभिक्रियाओं के प्रति एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम बढ़ा है। बिल्कुल सही बात है, इसका प्लस आई प्रभाव कम है तो क्रियाशीलता कम है। जैसे ही प्लस आई प्रभाव बढ़ा बच्चों क्रियाशीलता बढ़ गई, फिर उससे ज्यादा फिर प्लस आई प्रभाव बढ़ा क्रियाशीलता और ज्यादा हो गई, और जैसे ही सबसे ज्यादा प्लस आई प्रभाव हो गया क्रियाशीलता भी उतनी ही सबसे ज्यादा हो गई। अब सवाल ये है जो हम लोगों को समझना है कि भाई इसी 3 डिग्री एल्किल हैलाइड के अंदर जो उसकी क्रियाशीलता सबसे ज्यादा है, आखिरकार यहां पर ऐसा कौन सा फैक्टर काम कर रहा है जिसकी वजह से इसकी क्रियाशीलता सबसे ज्यादा होती है। तो बच्चों मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, पूरे कॉन्सेप्ट से समझना। देखो यदि यहां से आप लोगों का हेलोजन बाहर निकलता है, ये बात आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो, कौन सी चले नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया, मतलब यहां से आप लोगों का ये हेलोजन हटेगा और इस हेलोजन की जगह पर कौन सा न्यूक्लियोफाइल जोड़ेगा। अरे भाई इस यहां से आप लोगों को पता है हेलोजन निकलेगा, और जहां जहां से हेलोजन निकलेगा वहीं वहीं पर न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा। तभी तो कौन सी अभिक्रिया शो कर रहे हैं, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया, मतलब न्यूक्लियोफाइल जुड़ता है, ठीक है। तो देखो यहां से यदि हेलोजन निकलता है तो इस कार्बन पर प्लस चार्ज आता है, यहां से यदि हेलोजन निकलता है तो इस कार्बन पर प्लस चार्ज आता है, यहां से यदि हेलोजन निकलता है तो इस कार्बन के पास में प्लस चार्ज आता है, और यहां से यदि हेलोजन निकलता है तो इस कार्बन पर प्लस चार्ज आता है। अब बच्चों आप लोग गौर से देखिए, यहां पर कार्बन पर कौन सा चार्ज आ रहा, प्लस चार्ज। इस हेलोजन के निकलने के बाद कार्बन के पास में कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज, क्योंकि आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि इस कार्बन से ज्यादा विद्युत ऋणता किसकी होती है, हेलोजन की होती है। तो बंद के इलेक्ट्रॉनों को तो हेलोजन माइनस लेकर बाहर निकल जाएगा, कॉमन सी बात है, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी और कार्बन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। यदि बच्चों कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा तो उसको हम बोलते हैं कार्बोकैटायन। ध्यान से समझना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट निकलेगा। कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो बच्चों उसको हम लोग बोलते हैं कार्बोकैटायन। इसका मतलब ये निकला क्या इस हेलोजन के निकलने के बाद यहां पर कौन सी डिग्री कार्बोकैटायन बन गया, 3 डिग्री कार्बोकैटायन, क्योंकि जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है वो कार्बन कितने कार्बनों के बीच में, 3। देखो ये कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ये कार्बन इस कार्बन से भी जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से भी जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से भी जुड़ा हुआ है। हेलोजन के निकलने के बाद इस कार्बन पर प्लस चार्ज आ रहा है जो कि 3 कार्बन एटमों से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा। यहां पर जिस कार्बन पर प्लस चार्ज आ रहा है वो 2 कार्बनों से जुड़ा हुआ है, तो ये कौन सी डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा। मैं लिख देता हूं, ठीक है ना अभी। और यहां पर इस पे आ रहा है तो ये कौन सा हो गया, 1 डिग्री कार्बोकैटायन, और ये हो गया मेथिल कार्बोकैटायन। तो मैं यहां पर लिख देता हूं बच्चों, यहां पर क्या होगा कि ये जो प्लस आई प्रभाव है ना, ये कार्बोकैटायन की स्थायित्व का क्या होगा, समानुपाती। जिसके पास में जितने ज्यादा प्लस आई प्रभाव होंगे उस कार्बोकैटायन का स्थायित्व सबसे ज्यादा होगा। देखो मैं रिलेशन लिख देता हूं, कार्बोकैटायन का स्थायित्व, कार्बोकैटायन कार्बोकैटायन का स्थायित्व समानुपाती, कार्बोकैटायन का स्थायित्व समानुपाती होता है बच्चों प्लस आई प्रभाव। क्या होता है, प्लस आई प्रभाव। कार्बोकैटायन का स्थायित्व समानुपाती होता है प्लस आई प्रभाव। जिस कार्बोकैटायन का स्थायित्व जितना ज्यादा होगा इसका मतलब यह है कि उसमें प्लस आई प्रभाव उतनी ही ज्यादा होगा, ठीक है ना। कार्बोकैटायन के स्थायित्व किस पर डिपेंड कर रहा है, प्लस आई प्रभाव पर। जिसके पास में जितने ज्यादा प्लस आई प्रभाव होंगे उस कार्बोकैटायन का स्थायित्व उतना ही ज्यादा होगा। तो कॉमन सी बात है, सबसे ज्यादा प्लस आई प्रभाव किसके पास में, इसके पास में, तो इस कार्बोकैटायन के स्थायित्व सबसे ज्यादा होगा। उससे कम इस वाले का होगा क्योंकि इसके पास में 2 ही प्लस आई प्रभाव है, ठीक है ना। इस वाले का उससे कम होगा, सबसे कम होगा मेथिल कार्बोकैटायन का, क्योंकि वो सबसे छोटा समूह हो गया तो सबसे कम प्लस आई प्रभाव लगेगा। तो देखो बच्चों, जो यहां पर कार्बोकैटायन का स्थायित्व का ऑर्डर बन रहा है वो ये बन रहा है
कि जो आप लोगों का मैथिल कार्बोकेटाइन है ना, ये मैथिल कार्बोकेटाइन, इसका स्थायित्व सबसे कम है। इससे ज्यादा किसका है 1 डिग्री का, उससे ज्यादा किसका है 2 डिग्री का, और सबसे ज्यादा जो स्थायित्व होता है बच्चों 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का होता है। अब देखो ये लिख देता हूं, ये कार्बोकेटाइन के स्थायित्व का क्रम है, कार्बोकेटाइन के स्थायित्व का क्रम। अब देखो बच्चों, पूरी एक सिड्डी बनकर तैयार हो गई। अब इसका पूरे का मैं आप लोगों के लिए कॉन्सेप्ट निकालता हूं कि 3 डिग्री एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता SN1 अभिक्रियाओं के लिए सबसे ज्यादा क्यों होती है। अब इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझिए। देखो बच्चों, आप लोगों को पता है कि यहां पर इस 3 डिग्री एल्किल हैलाइड को पता है कि यदि मैं यहां से हेलोजन को जल्दी जल्दी बाहर निकाल दूं, क्योंकि मेन काम क्या है भाई, हम लोगों को हेलोजन बाहर निकलना है। क्यों निकालना है हेलोजन को बाहर? क्योंकि यदि हेलोजन बाहर निकलेगा तो कार्बन पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और कार्बन के उसी पॉजिटिव चार्ज पर कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल। तभी तो रिएक्शन हो रही है नाभिक स्निग्ध प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अरे भाई, नाभिक स्निग्ध प्रतिस्थापन अभिक्रिया का मतलब यह है कि क्रियाधार पर पहला अटैक किसका होगा, न्यूक्लियोफाइल का। तो न्यूक्लियोफाइल के पास में माइनस चार्ज है, तो माइनस चार्ज किसी के पास में वहीं पर जाके तो अटैक करेगा जिसके पास में प्लस होगा। तो इस 3 डिग्री एल्किल हैलाइड को पता है कि यदि मैं इस हेलोजन को जितनी जल्दी बाहर निकालूंगा उतनी जल्दी मेरे पास में प्लस चार्ज आएगा और उतनी ही जल्दी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। क्योंकि इस 3 डिग्री एल्किल हैलाइड को पता है कि यदि मैंने हेलोजन को बाहर निकाल दिया तो मेरे पास में प्लस चार्ज आएगा और मैं क्या बन जाऊंगा, कार्बोकेटाइन। और मैं कार्बोकेटाइन बन गया तो मैं एक स्थायी कार्बोकेटाइन बनूंगा। क्यों? क्योंकि कार्बोकेटाइन का स्थायित्व समानुपाती होता है प्लस आई प्रभाव। यहां पर सबसे ज्यादा प्लस आई प्रभाव लग रहे हैं। इस 3 डिग्री एल्किल हैलाइड को पता है कि यदि हेलोजन बाहर निकाल दिया तो मैं 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन जाऊंगा और उस कंडीशन में मेरा स्थायित्व सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो यार एक बात बताओ, दुनिया में हर कोई स्टेबिलिटी चाहता है। देखो, मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं भी स्टेबिलिटी चाहता हूं, आप मेरे से पढ़ रहे हो तो आप भी स्टेबिलिटी प्राप्त करना चाह रहे हो। और सामने वाले को पता है यार मैं ये स्टेप ले लूंगा, मैं इस कदम रख दूंगा, यहां पर मैं कोई कदम रख दूंगा तो मुझे स्थायित्व मिल जाएगा। तो आप जल्दी जल्दी कदम रखोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर मैंने एक कदम रख दिया तो मैं क्या हो जाऊंगा, स्थायी। इसीलिए 3 डिग्री एल्किल हैलाइड को पता है कि यदि मैंने हेलोजन को बाहर निकाल दिया तो मेरे पास में कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज, और मैं क्या बन जाऊंगा, कार्बोकेटाइन। और जो मैं कार्बोकेटाइन बनूंगा ना, वो मैं सबसे ज्यादा स्थायी कार्बोकेटाइन बनूंगा। इसलिए कार्बोकेटाइन के स्थायित्व क्रम में सबसे ज्यादा कौन होता है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्थायी होता है। इसीलिए 3 डिग्री एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता सबसे ज्यादा होती है। क्रियाशीलता सबसे ज्यादा का मतलब यह है कि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड सबसे पहले किसको जोड़ेंगे, नाभिक स्नेह को अपने आप से। ज्यादा क्रियाशील का मतलब यह है कि उसने अपनी रिएक्शन को बहुत जल्दी शो कर दिया। जैसे कि मैंने अभी ऑर्डर लिखा है कि भाई यहां पर लिख देता हूं कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। सबसे ज्यादा क्रियाशीलता किसकी है, 3 डिग्री की। इसका मतलब यह है कि SN1 अभिक्रिया को सबसे पहले कौन शो करेगा, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। अगर इन तीनों में लड़ाई हो रही है कि भाई SN1 अभिक्रियाओं को सबसे पहले कौन शो करेगा, तो सबसे पहले ये शो करेगा। क्यों? क्योंकि ये बोलेगा 3 डिग्री एल्किल हैलाइड भाई मेरी क्रियाशीलता सबसे ज्यादा है, इसीलिए SN1 अभिक्रिया को सबसे पहले मैं शो करूंगा। तो कौन सी बात है, उसकी क्रियाशीलता सबसे ज्यादा है। इसके इससे कम इसकी होगी और सबसे कम इसकी होगी। और इन सब का एक ही कारण है, क्या है बच्चों, प्रेरणिक प्रभाव। और प्रेरणिक प्रभाव के अंदर भी कौन सा है बच्चों, प्लस आई प्रभाव। जिसके पास में जितने ज्यादा प्लस आई प्रभाव होंगे, जितने ज्यादा एल्किल समूह होंगे, उस कार्बोकेटाइन की जो उस कार्बोकेटाइन का स्थायित्व उतना ही ज्यादा होगा और उस एल्किल हैलाइड का स्थायित्व, उस एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता भी उतनी ही ज्यादा होगी। बात समझ में आ गई ना? इसलिए एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता के क्रम में SN1 अभिक्रियाओं के लिए 3 डिग्री एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता सबसे ज्यादा होती है, उससे कम 2 डिग्री एल्किल हैलाइड की, उससे कम 1 डिग्री एल्किल हैलाइड की, और मैथिल हैलाइड की क्रियाशीलता सबसे कम होती है। यदि मैं कार्बोकेटाइन के स्थायित्व की बात करूं तब भी 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है उसका स्थायित्व सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि कार्बोकेटाइन का स्थायित्व किस पर डिपेंड करेगा, प्लस आई प्रभाव पर। जिसके पास में जितने ज्यादा प्लस आई प्रभाव होंगे उस कार्बोकेटाइन का स्थायित्व उतना ही ज्यादा होगा और उसकी क्रियाशीलता भी सबसे ज्यादा होगी। किसकी, एल्किल हैलाइड के क्रम में। बात समझ में आ गई ना? तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का स्थायित्व सबसे ज्यादा होता है, उससे कम 2 डिग्री का, उससे कम 1 डिग्री का, सबसे जो कम स्थायी होता है वो होता है मैथिल कार्बोकेटाइन। बात समझ में आ गई बच्चों? तो यहां पर ये एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता के क्रम को कौन प्रभावित कर रहा है बच्चों, ये प्लस आई प्रभाव कर रहा है।
तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गए ना कि SN1 अभिक्रियाओं में जो सबसे ज्यादा क्रियाशील एल्किल हैलाइड होता है वो 3 डिग्री क्यों होता है और सबसे कम ये मेथिल हैलाइड सबसे कम क्रियाशील क्यों होता है। पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों के सामने एक्सप्लेन कर दिया। अगर यहां पर किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो बच्चों आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आप लोगों को रिप्लाई दे दूंगा, क्योंकि मैंने इसका पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए बता दिया कि 3 डिग्री एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता सबसे ज्यादा क्यों होती है SN1 अभिक्रियाओं के प्रति। बात समझ में आ गई ना बच्चों? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं दूसरे कारक को ले लेता हूं जिसका नाम है त्रिविम बाधा, मतलब स्टेरिक प्रभाव। उसमें हम लोग किसके ऑर्डर को समझेंगे? SN2 अभिक्रियाओं के ऑर्डर को। ठीक है बच्चों, तो देख लेते हैं, देखो बोर्ड की तरफ। तो देखो बच्चों, यहां पर दूसरे नंबर का जो कारक है जो प्रभावित करता है नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को, उसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे त्रिविम बाधा। त्रिविम बाधा, त्रिविम बाधा, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टेरिक इफेक्ट। ठीक है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टेरिक इफेक्ट मतलब स्टेरिक प्रभाव। ठीक है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टेरिक इफेक्ट मतलब स्टेरिक प्रभाव। अब देखो बच्चों, आप लोग पूरे कॉन्सेप्ट को समझिए। इसी त्रिविम बाधा के अंदर जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वो हम डिस्कशन करने वाले हैं SN2 अभिक्रियाओं के क्रियाशीलता के क्रम को। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूं SN2 अभिक्रियाओं के लिए एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता के क्रम को, फिर उसके बाद इसका कॉन्सेप्ट निकालेंगे। तो देखो बच्चों, यहां पर लिख देता हूं एल्किल SN2 अभिक्रियाओं के लिए, SN2 अभिक्रियाओं के लिए, SN2 अभिक्रियाओं के लिए, SN2 अभिक्रियाओं के लिए, SN2 अभिक्रियाओं के लिए एल्किल हैलाइडों की, एल्किल हैलाइडों की, एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम, क्रियाशीलता का क्रम, एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम। तो देखो यहां पर जो क्रियाशीलता का क्रम देखेंगे तो सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन होगा बच्चों? मेथिल हैलाइड। यहां पर सबसे ज्यादा क्रियाशीलता का क्रम होगा SN2 अभिक्रियाओं के लिए, वो किसका होगा? मेथिल हैलाइड का। ठीक है ना, उससे कम किसका होगा? 1 डिग्री एल्किल हैलाइड का। उससे कम किसका होगा बच्चों? 2 डिग्री एल्किल हैलाइड का। और जो 3 डिग्री एल्किल हैलाइडों की जो क्रियाशीलता का क्रम है वो बच्चों सबसे कम होगा SN2 अभिक्रियाओं के लिए। मतलब जो अभी आप लोगों के लिए मैंने SN1 अभिक्रियाओं की क्रियाशीलता का क्रम लिखा था ना, उसका बिल्कुल उल्टा कर दो तो वो किसकी क्रियाशीलता का क्रम हो जाएगा? SN2 अभिक्रियाओं के लिए। मैं इनको और इनकी संरचना बना बना के आप लोगों के लिए लिख देता हूं। देखो बच्चों, यहां पर लिख दिया मैंने ये मेथिल हैलाइड। ठीक है ना, ये लिख दिया मेथिल हैलाइड। ठीक है ना, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड में मैं इसको लिख देता हूं। ठीक है ना, यहां पर 1 डिग्री एल्किल हैलाइड में मैं किसको लिख देता हूं? CH3CH2X। ठीक है ना, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड में मैं इसको लिख देता हूं CH3CHX, और यहां पर लिख दिया मैंने CH3। और सबसे कम क्रियाशील कौन हो गया आप लोगों का? 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। उसको मैं ऐसे लिख देता हूं, ये लो, ये हो गए बच्चों आप लोगों का 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। और यहां पर मैंने किसको जोड़ दिया? हेलोजन को जोड़ दिया। हेलोजन की जगह पर चाहो तो आप लोग क्लोरीन को ले सकते हो, ब्रोमीन को ले सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, जो आपको ठीक लगे वो ले लेना। यहां पर मैंने डायरेक्ट हेलोजन को लिख दिया। तो देखो बच्चों, ये कौन हो गया आप लोगों का? मेथिल हैलाइड। ये कौन हो गया आप लोगों का? 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। ये कौन सा हो गया आप लोगों का? 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। और ये कौन हो गया बच्चों आप लोगों का? 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। ठीक है ना, ये कौन हो गया आप लोगों का? मेथिल हैलाइड। ठीक है ना, सबसे ज्यादा क्रियाशील होगा। उससे कम कौन होगा? 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। उससे कम कौन होगा? 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। और 3 डिग्री एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम SN2 अभिक्रियाओं के लिए बच्चों सबसे कम होता है। अब हम लोगों को यह चीज समझनी है कि भाई नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को, मतलब SN2 अभिक्रियाओं को, ये त्रिविम बाधा या स्टेरिक प्रभाव किस तरीका से प्रभावित कर रहा है, वो कॉन्सेप्ट हम लोगों को समझना है।
तो बच्चों सबसे पहले आप लोग इस कारक के नाम पर जाइए, नाम से ही पता लग रहा है, त्रिविम बाधा। बाधा का मतलब किसी, बाधा हम किसको बोलते हैं, रुकावट, ठीक है ना। बाधा को हम अपने शब्दों में क्या बोलते हैं, रुकावट। इसका मतलब यह कि यहाँ पर किसके रुकावट की बात की जा रही है, यहाँ पर उसके रुकावट की बात की जा रही है जो जुड़ने के लिए जा रहा है। तो जुड़ने के लिए कौन जा रहा है बच्चों, नाभिक स्नेही। क्योंकि आप लोगों को पता है कि नाभिक स्नेही तभी अभिक्रिया प्रदर्शित होगी जब क्रियाधार से कौन जुड़ जाएगा, आप लोगों का नाभिक स्नेही जुड़ जाएगा। तो यहां पर इस एल्किल हैलाइड में जुड़ने में बाधा किसको उत्पन्न हो रही है, इस नाभिक स्नेही को उत्पन्न हो रही है। अब हम लोगों को यह समझना है कि यहां पर जो नाभिक स्नेही को जो बाधा उत्पन्न हो रही है वो सबसे ज्यादा बाधा कौन से एल्किल हैलाइड में उत्पन्न हो रही है, वो चीज हम लोगों को समझनी है। तो बच्चों यहां पर भी आप लोगों का प्लस आई प्रभाव का फैक्टर काम करेगा। प्लस आई प्रभाव जिसके पास में सबसे ज्यादा होंगे उसके पास में नाभिक स्नेही के जुड़ने की संभावना उतनी ही कम होगी, तो उसकी क्रियाशीलता उतनी कम हो जाएगी। इसका मतलब ये निकला कि इसका सबसे कम प्लस आई प्रभाव है, इसका सबसे कम प्लस आई प्रभाव है, इससे ज्यादा प्लस आई प्रभाव इसका है, इसके पास में और ज्यादा प्लस आई प्रभाव है, ठीक है ना। और इसके पास में तो 3-3 प्लस आई प्रभाव है। देखो यहाँ पर 3-3 प्लस आई प्रभाव है, मतलब आप लोगों के 3-3 एल्किल समूह है, क्योंकि एल्किल समूह का कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस आई प्रभाव होता है। अब देखो, अब आप बोलोगे सर यहाँ पर प्लस आई, यहाँ पर जो प्लस आई प्रभाव है इसका नाभिक स्नेही के जुड़ने से क्या मतलब है, बिल्कुल मतलब है बच्चों, जैसे कि मैं ये बोल रहा हूं कि भाई इस 3 डिग्री एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता सबसे कम होती है। क्यों, क्योंकि जब नाभिक स्नेही यहां पर जुड़ने के लिए जाएगा, जैसे कि यहां से आप लोगों का ये हेलोजन निकलेगा, हेलोजन निकलेगा तो हेलोजन तो माइनस लेकर बाहर निकल जाएगा, इस कार्बन पर कौन सा चार्ज जाएगा, प्लस चार्ज, और इस कार्बन से आप लोगों का कौन जुड़ेगा, ये नाभिक स्नेही जुड़ेगा। तो यहां पर कॉन्सेप्ट ये निकलकर सामने आ रहा है कि जब इस 3 डिग्री एल्किल हैलाइड से नाभिक स्नेही जुड़ने के लिए जाएगा तो ये जो 3-3 एल्किल समूह है ये आने वाले नाभिक स्नेही को क्या करेंगे, आने वाले नाभिक स्नेही को क्या करेंगे, बाधा उत्पन्न करेंगे, अर्थात उसका क्या करेंगे, प्रतिकर्षण। भाई देखो इस 3 डिग्री एल्किल हैलाइड से 3-3 एल्किल समूह जुड़े हैं, पहले से ही 3 एल्किल समूह जुड़े हैं, ठीक है ना। और यहां पर नाभिक स्नेही जुड़ने के लिए जाएगा, भाई किसका प्रतिस्थापन होगा, हेलोजन का प्रतिस्थापन होगा, और यहां पर जुड़ेगा कौन, नाभिक स्नेही। तो जब नाभिक स्नेही यहां पर जुड़ने के लिए जाएगा तो ये तीनों एल्किल समूह, अर्थात ये जो तीनों प्लस आई प्रभाव वाले एल्किल समूह है ये आने वाले न्यूक्लियोफाइल का क्या करेंगे, विरोध करेंगे, आने वाले नाभिक स्नेही का क्या करेंगे, विरोध करेंगे, अर्थात उसके जुड़ने में बाधा उत्पन्न करेंगे। और इसी बाधा को बच्चों हम लोग क्या बोल रहे हैं, त्रिविम बाधा। यहां पर सबसे ज्यादा प्लस आई प्रभाव लग रहा है क्योंकि यहां पर एल्किल समूह कितने हैं, 3। तो जो न्यूक्लियोफाइल है अर्थात जो नाभिक स्नेही है उसके जुड़ने में सबसे ज्यादा बाधा उत्पन्न कहां पर हो रही है, यहां पर, क्योंकि जब न्यूक्लियोफाइल जुड़ने के लिए जाएगा तो 3-3 एल्किल समूह उसके सामने हो जाएंगे और इस न्यूक्लियोफाइल को यहां पर आसानी से नहीं जुड़ने देंगे। यदि आसानी से नहीं जुड़ने देंगे तो कॉमन सी बात है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की क्रियाशीलता क्या हो जाएगी, कम। इसीलिए SN2 अभिक्रियाओं के लिए 3 डिग्री एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता सबसे कम होती है, क्योंकि आने वाले न्यूक्लियोफाइल को ये क्या करते हैं, ये समूह मतलब ये समूह क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, अर्थात त्रिविम बाधा उत्पन्न करते हैं इसके जुड़ने में। तो कॉमन सी बात है, क्रियाशीलता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। देखो यहां पर जुड़ने में कम बाधा उत्पन्न होगी, कॉमन सी बात है, क्योंकि यहां पर तो केवल 2 ही समूह आने वाले न्यूक्लियोफाइल को क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित। तो यहां पर तो 3 कर रहे थे, यहां पर 2 कर रहे हैं, तो इसकी तुलना में इसकी क्रियाशीलता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। भाई यहां पर तो केवल 2 ही मना कर रहे हैं कि नहीं भाई नाभिक स्नेही को हम लोग नहीं जुड़ने देंगे, आसानी से नहीं जुड़ने देंगे। तो विरोध करने वाले कितने, यहां पर 2 हैं, यहां पर विरोध करने वाले कितने हैं, नाभिक स्नेही के 3, यहां पर नाभिक स्नेही के विरोध करने वाले कितने हैं, 2। तो इसकी तुलना में इसकी क्रियाशीलता क्या हो जाएगी, ज्यादा। अब यहां पर तो विरोध करने वाला एक ही है, और एक ही कौन सा है आप लोगों का, ये एक कौन है आप लोगों का, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, क्योंकि ये हेलोजन किससे जुड़ा है, इस कार्बन से जुड़ा है, और ये कार्बन किस कार्बन से जुड़ा है, इससे, मतलब ये कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये 1 डिग्री कार्बन हो गया, और उसी से आप लोगों का हेलोजन जुड़ रहा है, तो ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड हो गया। तो यहां पर 1 डिग्री एल्किल हैलाइड में कितना प्लस आई प्रभाव है, सिर्फ एक ही प्लस आई प्रभाव है। इसका मतलब नाभिक स्नेही को जो त्रिविम बाधा उत्पन्न कर रहा है वो केवल एक ही प्लस आई प्रभाव कर रहा है, तो यहां पर क्रियाशीलता इसकी तुलना में थोड़ी और ज्यादा हो जाएगी। और बच्चों यहां पर देखो ये हो गया आप लोगों का मेथिल हैलाइड, इसकी क्रियाशीलता सबसे ज्यादा होती है। क्यों, क्योंकि इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, इस कार्बन से बच्चों 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, और हाइड्रोजन का ना तो प्लस आई प्रभाव होता है
और ना ही माइनस आई प्रभाव होता है। ना तो हाइड्रोजन का प्लस आई प्रभाव होता है और ना ही हाइड्रोजन का बच्चों माइनस आई प्रभाव होता है। मतलब हाइड्रोजन का कोई भी प्रभाव नहीं होता, इसलिए वो तो ना तो प्रतिकर्षित करेगा और ना ही आकर्षित करेगा। तो आने वाले नाभिक स्नेह को यहाँ पर जब कोई प्रतिकर्षित करने वाला है ही नहीं है तो नाभिक स्नेह यहाँ पर आराम से जुड़ जाएगा। यहां से हेलोजन निकलेगा और यहां पर विरोध करने वाला कोई है नहीं है, प्रतिकर्षित करने वाला है नहीं है, तो यहां से हेलोजन आराम से बाहर निकल जाएगा और इस जगह पर कौन जुड़ जाएगा आप लोगों का न्यूक्लियोफाइल। तो यहां पर जो रिएक्शन है ना वो आसानी से हो जाएगी और यदि रिएक्शन आसानी से हो रही है इसका मतलब उसकी क्रियाशीलता सबसे ज्यादा है। हम बोलते हैं ना कि भाई ये तो सबसे ज्यादा क्रियाशील है, इसका मतलब ये है कि वो आसानी से केमिकल रिएक्शनों को शो कर देता है, वो आसानी से रासायनिक अभिक्रियाओं को शो कर देता है। और हम ये बोलते हैं भैया ये तो बहुत ज्यादा स्थायी है, तो जो चीज स्थायी होती है ना बच्चों, वो जो चीज स्थायी होती है ना वो आसानी से रासायनिक अभिक्रियाओं को शो नहीं करती, तभी तो वो स्थायी है। और जिनकी क्रियाशीलता ज्यादा होती है इसका मतलब यह है कि वो आसानी से किसी के भी साथ रिएक्शन कर सकते हैं। बात समझ में आ गई ना। तो इस न्यूक्लियोफाइल के ये जो नाभिक इसने प्रतिस्थापन अभिक्रिया ना, इस न्यूक्लियोफाइल के जुड़ने के सबसे ज्यादा चांस कहां पर रहेंगे, यहां पर रहेंगे, क्योंकि यहां पर इस हाइड्रोजन का कोई भी प्रभाव नहीं होता तो आने वाले न्यूक्लियोफाइल का विरोध करने वाला कोई नहीं है, तो क्रियाशीलता सबसे ज्यादा है। ठीक है ना। यहां पर एक प्लस आई प्रभाव आ गया, मतलब न्यूक्लियोफाइल का विरोध करने वाला कितना उत्पन्न हो गया, एक, तो इसकी तुलना में इसकी क्रियाशीलता घट जाएगी। यहां पर न्यूक्लियोफाइल जुड़ने के लिए जाएगा, जैसे ही न्यूक्लियोफाइल इस हेलोजन की जगह पर जुड़ने के लिए जाएगा तुरंत ये दो मैथिल समूह है ना जिनका प्लस आई प्रभाव है, ये न्यूक्लियोफाइल को जुड़ने से मना करेंगे, तो कॉमन सी बात है क्रियाशीलता कम हो जाएगी क्योंकि दो मैथिल समूह मतलब दो प्लस आई प्रभाव हो गए। और यहां पर जैसे ही न्यूक्लियोफाइल जुड़ने के लिए गया ये तीनों खड़े हो गए सामने, नहीं नहीं होने देंगे तेरी रिएक्शन, तुझे हम लोग नहीं जुड़ने देंगे। नहीं जुड़ने देंगे तो बेचारा जुड़ तो जाएगा लेकिन वो आसानी से नहीं जुड़ेगा। ये न्यूक्लियोफाइल यहां पर जुड़ेगा तो जरूर लेकिन वो आसानी से नहीं जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये तीनों उसका क्या करेंगे, विरोध करेंगे। अगर तीनों विरोध करेंगे, आसानी से नहीं जुड़ने दे रहे हैं उसको, तो कॉमन सी बात है वो रिएक्शन आसानी से नहीं होगी। और यदि रिएक्शन आसानी से ही नहीं हो रही है यार तो कॉमन सी बात है उसकी क्रियाशीलता तो कम ही होनी है। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना। ये पूरा वो फैक्टर है कि आप लोगों का 3 डिग्री एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम SN2 अभिक्रियाओं के लिए सबसे कम क्यों होती है और इस मेथिल हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम SN2 अभिक्रियाओं के लिए सबसे ज्यादा क्यों होती है। पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों के सामने एक्सप्लेन कर दिया। अगर यहां पर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है बच्चों तो आप लोग आराम से मेरे से सवाल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आप लोगों का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बच्चों। और इसी के साथ आज का ये लेक्चर मेरा कंप्लीट होता है। आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा है बच्चों, हम लोगों ने ये पढ़ा है कि जो नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं उनको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। तो एक तो हमने प्रेरणिक प्रभाव पढ़ा था और दूसरा बच्चों हम लोगों ने पढ़ा त्रिविम बाधा जिसको स्टेरिक इफेक्ट भी हम लोगों ने बोला है। जो प्रेरणिक प्रभाव था उसमें हम लोगों ने किसका ऑर्डर देखा था बच्चों, SN1 अभिक्रियाओं का देखा था। वहां पर क्या उसका फैक्टर था कि भाई 3 डिग्री एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता सबसे ज्यादा होती है, उससे कम 2 डिग्री की होती है, 1 डिग्री की उससे भी कम होती है, मेथिल हैलाइड की सबसे कम होती है। तो उसका क्या कारण होता है वो कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ पर जो त्रिविम बाधा स्टेरिक प्रभाव है इसमें हम लोगों ने SN2 अभिक्रियाओं के लिए एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम देखा है। सबसे ज्यादा हम लोगों ने किसका देखा है, मेथिल हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम सबसे ज्यादा होता है। सबसे कम किसका होता है, 3 डिग्री एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम सबसे कम होता है। तो इसका कम क्यों होता है, इसका ज्यादा क्यों होता है, पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों के लिए समझा दिया। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो आज के लेक्चर को तो मैं यहीं तक रखता हूं। और बच्चों आज की मेरी क्लास आप लोगों को कैसी लगी ये भी आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख देना। और नोट्सों की मैं सभी बच्चों के लिए बता चुका हूं, राम चतुर्वेदी एकेडमी ऐप पर बच्चों आप लोगों को कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे। इसलिए हर बच्चे के पास में मेरे वाले नोट्स होने चाहिए। नोट्स की जो क्वालिटी है ना बच्चों, एक बार आप नोट्सों की क्वालिटी को देखना, आप खुद बोलोगे सर बहुत अच्छे नोट्स बनाकर आपने तैयार किए हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर को मैं यहीं तक रखता हूं, मिलता हूं फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।